नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। इवनिंग एजेंडा में आज बात होगी प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच सुलह की। बताया जा रहा है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों के बीच सुलह कराई। आखिर क्या है मामला, जानेंगे। बताएंगे क्यों धमतरी का एक सरकारी दफ्तर आरटीआई कार्यकर्ताओं से परेशान है और उनके लिए यहां क्या आदेश जारी किया गया है। यह भी आपको बताएंगे क्यों बस्तर में गन पर भारी पड़ रहा है रोज। जिस बस्तर में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती है, वहां अब गुलाब की खुशबू फैली हुई है। बात उस फ्लाइट की भी होगी जिसके यात्री गर्मी से बेहाल हुए, जिस फ्लाइट में एसी तक ऑन नहीं किया गया। एक ऐसी बाइक भी आपको दिखाएंगे जिस पर 7 लोग बैठकर घूमने निकले। बात बाघ की दहशत की भी होगी। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद छिड़ी जंग के बारे में आप जानते ही होंगे। प्रेमानंद जी महाराज इस कदर नाराज हुए थे कि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती तक दे दी थी, लेकिन अब दोनों के बीच सुलह हो गई है और ये सुलह कराई है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। आखिर क्या है ये मामला और कैसे हुई सुलह, जानते हैं। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद भड़का प्रेमानंद जी महाराज का क्रोध शांत हो गया है। प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा में सुलह हो गई है। इस सुलह के सूत्रधार बने हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय पंडित प्रदीप मिश्रा से मिलने ओंकारेश्वर पहुंचे थे। इस दौरान विजयवर्गीय ने पंडित प्रदीप मिश्रा की प्रेमानंद जी महाराज से बात कराई। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई और प्रेमानंद जी महाराज ने सोशल मीडिया से पोस्ट भी हटा लिए। प्रेमानंद जी महाराज और पंडित प्रदीप मिश्रा के बीच छिड़ी जंग काफी सुर्खियों में थी। प्रेमानंद जी महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर नाराज थे। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज इतने क्रोधित हुए थे कि पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे दी थी। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। 4 लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मां राधा को लेकर जो बयान दिया था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया गया। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत नाराज हैं और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग भी की गई थी। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज थे ही, संतों ने भी मोर्चा खोल दिया था। प्रेमानंद जी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर अपना क्रोध जताया था। राधा रानी पर रण छिड़ गया था, लेकिन अब दोनों के बीच सुलह हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संतों के बीच झगड़े की बात ही अफवाह है। बीजेपी के नेता इतने बड़े नहीं हो गए कि इन बड़े साधु संतों की सुलह करवा सके। तो बीजेपी का कहना है कि अगर साधु संत में आपसी मतभेद रहता है तो कोई फायदा उठा सकता है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही अब एक राय हैं। पहली बात तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो संत समाज होता है वो समाज के लिए पथ प्रदर्शक होता है। तो मैं मान ही नहीं सकता कि 2 संतों के बीच कभी विवाद हो सकता है। सुलह की तो बात ही अलग है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और मैं कहूंगा कुछ उनके जो कथित जो समर्थकों ने
इस तरह की सोशल मीडिया पर बातें चलाकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की है। नहीं तो चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी हों या प्रेमानंद जी हों, दोनों ही बहुत ही सम्मानित लोग हैं और हम तो कहते हैं ये सदैव अच्छा कथा वाचन करके समाज को, देश को अच्छी राह दिखाते हैं। देखिए, यह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। दोनों ही जो संत हैं उनके प्रदेश और देश भर में चाहने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं और स्वाभाविक तौर पर यह पूरी तरीके से एक धर्म निष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर शास्त्र के जो जानकार लोग हैं, जिनको इस विषय में गंभीरता के साथ जानकारी है, उनका विषय है। बाकी यह हिंदू और सनातन समाज के लिए हितकर है कि समग्रता के साथ पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर के जितने भी हमारे धार्मिक विषय हैं उनको लेकर के आगे बढ़े, ताकि समाज में एक सकारात्मक मैसेज चला जाए। हमारे आंतरिक विरोधों की वजह से किसी तीसरे को इसका लाभ लेने की गुंजाइश न मिलने पाए। हम सभी का लगातार यह प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी संत महात्मा पुण्यात्मा हैं उनका सम्मान करती है। ध्यान दें, जी हां, धमतरी के एक सरकारी दफ्तर में एक ऐसा ही आदेश जारी हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस दफ्तर के कर्मचारी आरटीआई कार्यकर्ताओं से परेशान हैं। इन्होंने दफ्तर की अलमारी से लेकर दरवाजों तक पर यह नोटिस चिपका दिया है कि आरटीआई कार्यकर्ता अनावश्यक बैठकर अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें। आरटीआई कार्यकर्ता अनावश्यक बैठकर अपना और हमारा समय बर्बाद ना करें। आदेशानुसार कार्यपालन अभियंता। धमतरी के जल संसाधन कार्यालय में ये सूचना जगह जगह चिपकाई गई है। हर दीवार, हर अलमारी, हर दरवाजे पर यह संदेश लगा हुआ है। 5 या 6 कमरों के दफ्तर में 23 जगह ये सूचना लगाई गई है। आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट आरटीआई कार्यकर्ताओं से किस कदर नाराज है। लेकिन क्यों? सूचना का अधिकार कानून या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए आम लोग तमाम जरूरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो जल संसाधन कार्यालय आखिर क्यों आरटीआई से इतना खफा है? बहुत से आरटीआई कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर के हैं, वे लोग जानकारी लेने के पश्चात भी बैठे रहते हैं और उससे क्या शासकीय कार्य हमारा पूर्णतः प्रभावित होता है। अगर उनको अटेंड नहीं करते हैं तो नाराजगी दिखाते हैं। इस कारण हम लोगों ने, हमारे अधिकारी का निर्देश था कि इस टाइप की सूचना पटल पे आप अंकित कर दीजिए। तो जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं कि कई आरटीआई कार्यकर्ता जानकारी लेने के बाद भी बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से सरकारी कार्य प्रभावित होता है। लेकिन आरटीआई को लेकर नाराजगी की वजह सिर्फ यही नहीं है। अधिकारी आरटीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ आरटीआई कार्यकर्ता लगातार जानकारी मांगते हैं। उनका उद्देश्य जनहित नहीं होता है। आरटीआई करता लगातार जानकारी ले रहे हैं और वो एक जनहित में नहीं प्रतीत हो रहा है। कुछ दुर्भावना से कुछ लोग ले रहे हैं इसकी जानकारी, और जिससे हम लोग लगभग सभी कर्मचारी बहुत परेशान और व्यथित हैं। दिन भर हमारी पूरी जानकारी देने में ही समय लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी विशाल जानकारी मांगते हैं और पुरानी जानकारी मांगते हैं, जो कि इतने पुराने कार्यालय 1972 से हमारा कार्यालय संचालित है। तो कई जानकारियां भी दिमाग खा गए हैं। कई जानकारी सब डिवीजन ट्रांसफर होने के कारण, ब्लॉक ट्रांसफर होने के कारण कई जानकारी है नहीं यहाँ पे, तो अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। आरटीआई जनता के लिए एक बड़ा कानूनी हथियार है, जिसके जरिए वो हर जरूरी जानकारी मांग सकते हैं। इस कानून का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जैसा कि इस मामले में अधिकारी आरटीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, इन्हें भी तथ्यों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए धमतरी से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। अब बात मंत्री जी के अक्षर ज्ञान की। मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर धार के दौरे पर हैं। यहां वो स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। ब्रह्मकुंडी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रचार रथ को रवाना किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अभियान का स्लोगन ही गलत लिख दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह बेटी पढ़ाओ लिखते नजर आई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मंत्री जी ने गलती से ऐसा लिखा या फिर उन्हें लिखना आया ही नहीं। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो। थैंक यू। एक मिनट थोड़ा सा भैया, बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी पढ़ाओ। थोड़ा बिछाइए ना, पीछे आ जाओ यार तुम लोग। बस्तर के लिए बम के धमाके, गोलियों की गूंज नई बात नहीं, लेकिन अब बस्तर बदल रहा है। यहां गन की दहशत की जगह गुलाब की खुशबू है। बस्तर के गुलाब से देश महक रहा है। अब यहां नक्सलियों का खौफ नहीं, गुलाब की खेती नजर आ रही है। देखिए।
बस्तर का नाम आते ही नक्सलियों के आतंक की याद आती है। बम के धमाके, गोलियों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बस्तर बदल रहा है। देखिए जरा ये खूबसूरत गुलाब। बस्तर की फिजाओं में बारूद की गंध नहीं, अब गुलाब की खुशबू है। बस्तर की मिट्टी अब खून से नहीं, गुलाबों से लाल है। अब बस्तर में गन नहीं, गुलाब की बात हो रही है। दशकों से नक्सल हिंसा झेल रहे बस्तर के किसान अब फिर से खेती कर रहे हैं, और ऐसी खेती जिसकी खुशबू से देश महक रहा है। जिले के कई किसान गुलाब की खेती कर रहे हैं। किसानों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, ग्रामीणों को रोजगार भी मिलता है, सरकार से लाखों रुपए की सब्सिडी भी मिल रही है। 2 एकड़ में गुलाब की खेती करने को सोचा और मैं ये काम कर रहा हूँ, और ये अच्छा मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है, और मेरे को पैसा ही कमाना नहीं है, साथ में क्या है ना, बहुत सारे हमारे युवा जो लड़का लड़की लोग हैं वहाँ बेरोजगार हैं गांव के, तो उनको मेरे को रोजगार भी मुहैया कराना था। तो ऐसा करके 25 से 30 जो रेजा कुली हैं गांव के ही हैं, वो रेजा कुली लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, और डेली का काम है, उनको भी अच्छा रोजगार मिल रहा है। बस्तर के गुलाब की पूरे देश में डिमांड है। यहाँ के किसान गुलाब की अलग अलग किस्मों की खेती कर रहे हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तक यहाँ से गुलाब भेजा जा रहा है। पुरी में प्रभु जगन्नाथ को बस्तर के गुलाब अर्पित किए जा रहे हैं। गुलाब की खेती में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। आपको कटिंग करके लाते हैं और यहाँ पे पैकिंग करते हैं सर। कितने लोग काम करते हैं? 20 से 25 लोग सर। सबको रोजगार मिलता है? जी सर, मिलता है। हमारा आय भी हो रहा है सर। आय हो रहा है? जी सर। कितना कमा लेते हैं? हम महीना में, सप्ताह में 900 सर, 910 जी सर कमा लेते हैं। जी, गुरुवार के दिन पेमेंट होता है सर। अच्छा अच्छा जी सर। तो कितने महीने काम करते हैं? 25 से 20। कैसे तोड़ते हो, कैसे लाते हो? सर वहाँ पे कटिंग करते हैं गुलाब को। यहाँ लाते हो? जी सर, यहाँ पे ला के पैकिंग करते हैं और बाहर बेचते हैं सर। बेंडल में 20-20 का करते हैं सर। अच्छा। जो किसान पहले रोजी रोटी के लिए पलायन करने को मजबूर थे, जिन किसानों ने नक्सलियों के डर से खेती छोड़ दी थी, उनमें नई उम्मीद जागी है। बस्तर के किसान अब आधुनिक खेती कर रहे हैं। अब यहाँ गोलियों की गूंज नहीं, गुलाब की खुशबू है। बारूद की गंध नहीं, गुलाब की खुशबू से महक रहा है बस्तर। जी हाँ, बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर का नाम जहन में आते ही नक्सलवाद सामने आ जाता है, लेकिन बस्तर के जो किसान हैं आधुनिक तरीके से गुलाब की खेती कर रहे हैं। बकावन ब्लॉक की बात करें, पूरे जिले की बात करें, तो यहाँ पर 30 से 35 जो किसान हैं गुलाब की खेती कर रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। देख सकते हैं ये गुलाब की खेती यहाँ 2 एकड़ में की गई है, और इसी गुलाब की खेती से जो सफेद कलर की गुलाब है, और ये गुलाब का जो कलर है ये बस्तर के अलावा जो अलग अलग राज्यों में जा रहा है। अभी जो गोंचा पर्व आने वाला है, और इस गोंचा पर्व में बस्तर का गुलाब भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जो बस्तर में जो भी कार्यक्रम होते हैं, और बाहर का जो गुलाब है, फूल है, बस्तर आता था, लेकिन इस बार बस्तर का जो गुलाब है अन्य राज्यों में जा रहा है। कटक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तो ये भी माना जा सकता है कि बस्तर के किसान अब आधुनिक तरीके से खेती कर खुद को स्वावलंबन करने के साथ ही लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। फ्लाइट का सफर आमतौर पर बेहद आरामदेह होता है, लेकिन दिल्ली से दरभंगा जाने वाले एक फ्लाइट के यात्रियों के लिए सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। फ्लाइट के अंदर यात्रियों के पसीने छूट गए, कई यात्रियों की तो तबीयत तक खराब हो गई। आखिर क्यों हुआ ऐसा, जानते हैं। बस में और ट्रेन के जनरल बोगी में लोगों को अखबार और मैगजीन से हवा करते आपने यात्रियों को देखा होगा, लेकिन ये ना तो बस है और ना ही ट्रेन, ये प्लेन है। गर्मी के इस मौसम में यात्रा सरल और सुखद हो, इसके लिए यात्रियों ने हजारों रुपए खर्च किए हैं। प्लेन का टिकट बुक किया, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। बस और ट्रेन में तो खिड़की से हवा आने की गुंजाइश भी है, यहाँ तो वो सुविधा भी नहीं है। आप सोचेंगे फ्लाइट में तो फुल एसी होता है, फिर ये लोग गर्मी से इतने बेहाल क्यों हैं? दरअसल बात यह है कि फ्लाइट में एसी तो है, लेकिन चालू नहीं है। ये दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद 1 घंटे तक एसी चालू नहीं किया गया। 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था, और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया, और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट
40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई। और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। यात्रियों के मुताबिक फ्लाइट के अंदर का तापमान 40 डिग्री था। यात्री गर्मी से बेहाल थे। कई यात्रियों की तो तबीयत तक खराब होने लग गई, लेकिन एसी चालू नहीं किया गया। यात्री भीषण गर्मी में 1 घंटे से अधिक समय तक परेशान होते रहे। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तब जाकर के एसी चालू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखीमपुर खीरी में खूंखार बाघ का कहर देखने को मिला। यहां खेत में गए युवक पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद भीड़ बाघ के पीछे दौड़ पड़ी। इस घटना का पूरा वीडियो आइए आपको दिखाते हैं। खूंखार बाघ का हमला, युवक को किया घायल। दहशत में भर देने वाला ये वीडियो लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जहां एक बाघ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग शोर मचा रहे हैं और कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन बाघ पल भर में ही गन्ने के खेत में जाकर अदृश्य हो गया। भीड़ उसके पीछे भाग रही थी। जिस खेत में बाघ छिपने गया था उसी से लगती एक सड़क है, वहां पर भी लोगों का जमावड़ा लगा है। उसी भीड़ में से किसी शख्स ने बाघ के खेत की तरफ भागने का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद भी ग्रामीण बाघ की तलाश करते रहे, लेकिन वो उसके बाद भी दिखाई नहीं दिया। घटना लखीमपुर खीरी के महेशपुर रेंज की है, जहां पर रेहरिया गांव के रहने वाले पवन सिंह अपने खेत में थे और वो खेत की रखवाली करने के लिए गए थे। दुधवा टाइगर रिजर्व से निकला बाघ पहले से ही खेत में मौजूद था। पवन को इस बात का कोई भी इल्म नहीं था। तभी गन्ने के खेत में कुछ हलचल हुई। बाघ अचानक से पवन सिंह पर झपट पड़ा। बाघ के हमले से संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। बाघ ने पवन को घायल कर दिया। शरीर पर कई जख्म हैं। पवन अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाए। इसके बाद में आसपास के खेतों में किसान भी सहम गए। सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और शोर शराबा सुनकर बाघ को भी खतरा महसूस हुआ। वो खेत से भागने लगा। उसके भागने का वीडियो भी सामने आया। ग्रामीणों ने उसे बहुत दौड़ाया, लेकिन बाघ दूसरे खेत में जाकर छिप गया। बाद में स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया, लेकिन बाघ का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। इसके बाद भी ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील भी की गई। अकेले खेत में न जाने की सलाह दी गई। स्थानीय लोग बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना से रेहरिया समेत आसपास के दूसरे गांवों में भी बाघ की दहशत बनी हुई है। घायल युवक को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग की टीम का कहना है कि बाघ ने जंगली सुअर का शिकार किया था, जिसकी वजह से वो खेत में मौजूद था। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। एक बाइक और सवारी 7। इतने लोग तो छोटी कार तक में नहीं बैठते, लेकिन यहां तो जनाब ने बाइक को ही मिनी बस बना दिया है। बाइक पर एक महिला आपको दिखाई दे रही होंगी, 2 पुरुष बैठे हुए हैं, 4 बच्चे हैं। बाइक को इन्होंने 7 सीटर कार बना दिया है। ये ट्रैफिक नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन तो है ही, जान से खिलवाड़ भी है। लेकिन इन्हें फर्क नहीं। ये तस्वीरें कवर्धा की है। यहां सड़क पर जब 7 लोगों को बैठाकर बाइक निकली तो लोग देखते ही रह गए। बाइक पर ट्रिपल राइडिंग भी गैर कानूनी होती है। यहां तो एक बाइक पर 7 लोग बैठे हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, मगर 2024 के चुनाव में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए विदेशी दखल का मामला सामने आया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है डिसइंफो लैब की रिपोर्ट का। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में मतदाताओं की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप की कोशिश की गई। डिसइंफो लैब ने साजिश के पीछे हेनरी लुइस फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का हाथ बताया है। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग तरह से वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिशें की गई। इस साजिश में सिर्फ विदेशी मीडिया ही नहीं, बल्कि भारत में मौजूद कुछ संस्थानों द्वारा चुनाव को डिस्टर्ब किया गया।
इसके लिए बड़ी संख्या में अलग अलग लेख और शोध पत्रों के जरिए आम चुनाव पर कमेंट किए गए। डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट में साजिश के पीछे जिन समूहों और व्यक्तियों के नाम का खुलासा किया है वो फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालित किए गए हैं। रिपोर्ट में कुछ और भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस समय एक खबर की चर्चा बहुत जोरों पर है। ये चर्चा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया में पुतिन का भव्य स्वागत किया गया वो पश्चिमी देशों को अखर रहा है। वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। वो स्वागत जिसकी चर्चा वर्ल्ड वाइड हो रही है। वो मुलाकात जो अमेरिका की आंखों में चुभ रही है। चौबीस साल बाद जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कदम नॉर्थ कोरिया की सरजमी पर पड़े तो नॉर्थ कोरिया का माहौल बदल गया। हथियारों और मिसाइलों से बात करने वाला देश, दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में एक, पुतिन की आवभगत में ऐसा जुटा कि दुनिया इस भव्य स्वागत को देखने को मजबूर हो गई। प्योंगयांग एयरपोर्ट पर पुतिन के लिए खुद किम जोंग उन पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे। और फिर वो तस्वीरें सामने आई जिन तस्वीरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। ये तस्वीरें थी गर्मजोशी भरी मुलाकात की, जिसमें दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के गले लग गए। इसके बाद पुतिन के कदम जहां जहां पड़े वहां पुतिन के स्वागत की अद्भुत तस्वीरें और रंग दिखाई दिए। एयरपोर्ट से लेकर किम जोंग के वेन्यू तक नॉर्थ कोरिया का माहौल पुतिनमय बना दिया गया। प्योंगयांग की सड़कों पर जहां जहां से पुतिन का काफिला गुजरा वहां पुतिन के बड़े बड़े कटआउट बता रहे थे कि कई वर्षों बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात के क्या मायने हैं। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाते शहर में पुतिन के काफिले का जलवा साफ बता रहा था कि पुतिन और किम जोंग उन की ये जोड़ी वैश्विक मोर्चे पर कहां तक जाने वाली है। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।